बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके सामने आते हैं या कोई भी चीज़ आपके सामने लेकर आते हैं तो हमारे चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट क्यों रहती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो परेशानी से आ रही होती हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कभी भी। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मिलें, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं, परेशान भी होते हैं और किसी ना किसी नागहानी आफत से गुजर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आते हैं। मगर जब आप किसी के साथ मुस्कुराकर बात करते हैं, मुस्कुराकर किसी के सामने आते हैं तो डेफिनेटली उसका सारा दिन अच्छा गुजर जाता है, उसका मूड बड़ा खुशगवार होता है और हम भी अपनी सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें भूल भाल कर जब आपके सामने आते हैं तो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो लोग भी हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको अंदाज़ा हो सके कि ज़िंदगी की मुश्किलात के अलावा ज़िंदगी का खूबसूरत पहलू मुस्कुराना भी होता है। और मुस्कुराकर किसी की तरफ देखना, कहते हैं कि ये भी सदका जारिया होता है। जब आप प्यार से हंसते मुस्कुराते एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ किसी के साथ देखते हैं, किसी की तरफ देखते हैं तो सारा दिन दूसरे शख्स का भी अच्छा गुजरता है। और अगर आप दिन का आगाज़ ही मुस्कुराहट से कर लें तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। और बहुत सारे लोग जो आपसे मिलते हैं तो वो आपके बहुत ज़्यादा दाई भी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं कि जी ये शख्स जो है हमेशा मुस्कुराता है या बहुत प्यार से मिलता है, हंसते हुए चेहरे के साथ मिलता है और बड़ा खुश इखलाक है। तो अपने आपस के लोगों के साथ रवैया एक तो अच्छा होना चाहिए, दूसरा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहनी चाहिए ताकि दूसरा शख्स ना जाने वो कितना परेशान है, ना जाने वो किस मूड के साथ अपने घर से निकला है, किस परेशानी में अपने घर से निकला है। तो कोशिश करें, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक हंसते हुए प्यारे से चेहरे के साथ एक प्यारी सी स्माइल अगर आप उसको दे दें तो उसका सारा दिन मूड भी अच्छा रहेगा और पूरा दिन उसका अच्छा भी गुजरता रहेगा। तो चलिए सच्ची बात के साथ कि आप लोग भी कोशिश करेंगे जब सुबह सवेरे उठें और सुबह सवेरे पाकिस्तान भी देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो मिल रहे हैं आपसे, आप उनके साथ बहुत ही अच्छे और प्यारे हंसते खेलते हुए चेहरे के साथ मिले ताकि सबका मूड बेहतरीन हो जाए। तो चलिए सच्ची बात के साथ ही अच्छा मौसम है या नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैं मौसम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऐसी आ रही होती हैं कि न जाने आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा। जब हम आपको अपडेट करते उसी वक्त हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे होते कि डेफिनेटली मौसम की आज सारा दिन सूरत हाल क्या रहेगी। मौसम मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है, हब्स की कैफियत शदीद है। आप घर के पंखे में भी आपको सुकून नहीं है और सारा दिन 24 आवर्स आप एसी भी घर का नहीं चला सकते क्योंकि उसकी वजह ये होती है बिल बहुत भारी भरकम आते हैं। तो अभी जो मौसम के सारा दिन शहर के मुख्तलिफ मुल्क के जो मुख्तलिफ बड़े शहर हैं उनकी क्या सूरत हाल रहेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ज़रा मेंटली तौर पे अपने आप को आप लोग तैयार कर लिया करें। जब मैं मौसम आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ मौसम सुनने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज हम सारा दिन जो करने वाले एक्टिविटीज़ जो हमारी होंगी या हमने काम के सिलसिले में निकलना है तो वो काम बेहतर तौर पर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। तो चलिए लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद सबके वासियों के लिए मैं मौसम शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो 26 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और दिन भर मौसम भी गर्म रहेगा। और बड़े ही भारी दिल के साथ मैं इस्लामाबाद का मौसम भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि इस्लामाबाद भी सारा दिन बहुत गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत तो 24 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची की भी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं क्योंकि कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत तो 28 है, हाँ, मगर मैक्सिमम जो डिग्रीज़ हैं वो 33 तक जाने का इम्कान है। यहाँ पर भी दिन भर मौसम गर्म रहेगा। और पेशावर में भी दिन भर मौसम गर्म रहेगा क्योंकि पेशावर का जो आज सारा दिन दर्जा हरारत है वो कम से कम तो 24 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोयटा के सेम एज इट इज़ जैसा से हमें आपके साथ कुछ दिनों से शेयर करते आ रहे हैं। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 17 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है जबकि कोयटा का दिन भर मौसम गर्म रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
और अभी एक और अहम मसला जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है, वो मर्ज़ है डेंगू का, जो कि बेलगाम हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ बड़े अहम शहरों के अंदर डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ से कितने फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं, या फिर जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उनको कितने फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, कितनी बड़ी तादाद में टीम्स बनाई गई हैं, और चेकिंग का क्या सिस्टम होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या की जा सकती है। इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर इंसदाद तदारुक डेंगू सिंध डॉक्टर महमूद इकबाल साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, हम मुख्तलिफ किस्म के रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़े बड़े शहर ऐसे सामने आ रहे हैं जहाँ पर डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मगर सबसे ज़्यादा मुल्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद अब तक क्या रिपोर्ट हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने मदऊ किया। डेंगू क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अब डेंगू पाकिस्तान में एक एंडेमिक डिज़ीज़ है जो अगस्त से लेकर नवंबर तक के महीनों में, क्योंकि बारिशें होती हैं, उसके बाद इस बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है, केसेस में इजाफ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से ये इजाफ़ा मुख्तलिफ इस वक्त मुल्क के शहरों में है, खुसूसन क्योंकि मैं तो सिंध की बात करूँगा, तो हमारे पास कराची में जो केसेस में इजाफ़ा हुआ है, तो और उसके अलावा इस वक्त रावलपिंडी में एक बड़ा आउटब्रेक चल रहा है, फिर KPK में, पेशावर और उसके इर्द गिर्द के शहरों में है ये बीमारी, इस वक्त ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमें और सब लोगों में कि हम पहले ही अपनी एहतियाती तदाबीर लें, और जितनी हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, कंट्रोल मेजर्स लेंगे इनफरादी तौर पर उतना ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, अभी बाकी बीमारी मौजूद रहती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने अवेयरनेस की बात की। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए तो डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से जो सूबाई हुकूमत होती है, फंड्स भी मिलते हैं ताकि आप लोग अवेयरनेस जो है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके, कैंपेन स्टार्ट की जाती हैं। आप लोगों को सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड्स मिले हैं? अगर ऐसा है तो फिर उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, हमारा ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने जो शुरू किया 2015 में, तो रेगुलरली हमारा जो बजट एलोकेटेड है वो हमें मिल रहा होता है, और हम अकॉर्डिंगली, हमारी एक PC1 बनी हुई है, हम उसके तहत काम कर रहे हैं। तो इस वक्त कोई और ऐसी खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं है कि हमें कोई स्पेशल फंड्स लेना पड़े। जो भी इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में ये बहुत स्केटर्ड केसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं 1 या 2, और उनकी भी ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री कराची की है, तो हमारा सारा फोकस कराची पर है। और कराची में आपको पता है कि उसके कई असबाब हैं, उन पर भी डिस्कशन की जा सकती है कि बारिशों के बाद क्योंकि जगह जगह पानी जमा है, और उस वजह से मच्छर की अफजाइश में बहुत इजाफा हो जाता है फ्रेश वाटर में, क्योंकि इस डेंगू मच्छर जो एडीज़ इजिप्टी कहलाता है, ये फ्रेश पानी में फ्लरिश करता है, ब्रीड करता है। तो ये जिस तरह से जितना ज़्यादा पानी खड़ा होगा उतना इसकी ब्रीडिंग में इजाफा होगा, जितनी ज़्यादा ब्रीडिंग होगी उतने ज़्यादा केसेस होंगे। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, वो उसको हमें जहन में रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो ये होता है जो टीम्स वगैरह बनाई जाती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चेकिंग करती हैं। अगर सिर्फ सिंध की बात करते हैं तो कितनी टीम्स आप लोगों की तरफ से बनाई गई हैं जो डोर टू डोर जा रही हैं और अवेयरनेस भी लोगों को दे रही हैं? देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो सिंध में बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि कराची तो हमारा एक पूरा यूनिट है कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। डेंगू की जो स्ट्रेटजी है डेंगू को कॉम्बैट करने के लिए, वो रिकमेंडेड है WHO की, और उसमें हम केस स्पेसिफिक रिस्पांस देते हैं। यानी हमारी हॉस्पिटल्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, वो हमें केसेस रिपोर्ट करती हैं अलॉन्ग विद द एड्रेसेस ऑफ द पेशेंट्स। तो हमारी टीम उनके घरों पे पहुंच जाती है, उनके घरों को फ्यूमिगेट करते हैं, हम अंदर घर में रेजिडुअल स्प्रे करते हैं, और वहाँ फिर उस मोहल्ले में हम फ्यूमिगेशन करते हैं, और वहाँ अवेयरनेस करते हैं। जो मुख्तलिफ पम्फलेट्स हैं, हमारे सोशल मोबिलाइज़र्स हैं, हमारे जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, वो लोगों को सेल्फ़ प्रोटेक्शन का कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, वो लोगों को वो उसमें अवेयरनेस देते हैं। बाकी हम मीडिया पर भी अखबारात के ज़रिए इश्तिहारात देते हैं,
टीवी पर जो है वो हम इश्तिहारात अपने एड्स हमारी चलाते हैं। तो ये इस तरह के फंड्स एलोकेटेड हैं जो हम, अच्छा उसके अलावा हम स्कूल्स में भी सेशन दे रहे होते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल भी खुले हुए हैं काफ़ी छुट्टियों के बाद, जब अगस्त में, तो स्कूल सेशंस भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस दें, वो अपने घरों में जाकर अपने बड़ों को बताएं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं सिर्फ कराची शहर की बात कर लूँ, कराची शहर में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरी ये बात है कि क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि मरीज़ को पहले अस्पताल लाया जाए, वहाँ से केस रिपोर्ट हो, आप तक बात आए, फिर आप लोगों की टीम वहाँ पर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसे नॉर्मल समझते हैं बुखार को और बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उन्हें खुद ही दवाएँ सेल्फ मेडिकेशन होती रहती है, जिसके बाद केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और उससे डेंगू बहुत ज़्यादा उस अहले मोहल्ला के अंदर भी चला जाता है। नहीं, ये हमारी जो स्ट्रेटजी है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अवेयरनेस हम अक्रॉस द बोर्ड कर रहे होते हैं, मसलन हमने मीडिया का इस्तेमाल है ख़ास तौर पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, FM है, और तो और भी सोशल मीडिया हैं जहाँ पर हम अपने ये एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की आगाही के मैसेजेस चला रहे होते हैं। तो ये तो हम जनरली कर रहे होते हैं कि वो बेशक कहीं केस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों की रिपोर्ट जो हमें हो रहे हैं वो स्ट्रेटजी ये है कि डेंगू के मच्छर को समझना चाहिए। डेंगू का मच्छर जो है वो ज़्यादा फ्लाइट नहीं करता, वो जहाँ पर जिस घर में जिस मोहल्ले में पाया जाता है वो वहीं रहता है। तो केस रिस्पांस हम इसलिए कहते हैं कि ताकि उस घर में जाकर हम एक्टिविटी करें, ताकि वहाँ मच्छर ख़त्म करें उसको जो अगर जो मौजूद है, या फिर उस मोहल्ले में एक्टिविटी करें जहाँ मच्छर मौजूद है, क्योंकि इस मच्छर की बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं है कि ये आगे फ्लाई करके दूसरे मोहल्लों में चला जाए। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आपके मतलब लोगों को ये तो पता है कि ताज़ा पानी से, फ्रेश वाटर जो होता है, साफ़ सुथरा पानी, वहाँ से डेंगू का मच्छर पैदा होता है, बनता है। कौन सी ऐसी मज़ीद हिफाजती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार किया जा सकता है और डेंगू से बचा जा सकता है? देखें, ये बहुत अहम है और मैं ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, हम सब के लिए इस मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि मैं बहुत एक्टिवली मीडिया पर आना चाह रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि जितना आपका वसी नेटवर्क है, जितना मैसेज आप पहुँचा सकते हैं वो शायद हम नहीं कर सकें। सिंपल तरीके हैं एहतियाती तदाबीर। एक तो लोग अपने घरों में फ्रेश वाटर खुला ना छोड़ें, उनको ढक्कन दे के रखें, कवर्ड करके रखें, मच्छर ये उनमें ब्रीड करता है। उसके अलावा लोग जो अपने घरों में जब रह रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं मगरिब के टाइम पर, सुबह सवेरे फजर के टाइम पर, लॉन्ग स्लीव्स जो है वो शर्ट्स इस्तेमाल करें, हाफ स्लीव शर्ट इस्तेमाल ना करें, पजामे जो है वो फुल पहने, शॉर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बेड नेट का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में जहाँ मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ पर बेड नेट का इस्तेमाल लोग करें, क्योंकि हम मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के ज़रिए या और भी प्रोग्राम्स के ज़रिए काफ़ी लोगों तक मच्छरदानियाँ भी पहुँचाई गई हैं, लेकिन लोग ख़ुद भी अपना प्रोटेक्शन के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। घरों में जिस तरह से जाली का इस्तेमाल करें, दरवाज़ों में, खिड़कियों में, ये अच्छा जिस तरह से मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, अपने घरों में फिनिश करें, क्योंकि ये अखराजात बज़ाहिर तो यकीनन हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि बीमार होने के बाद जो लोगों पर इकोनॉमिकल असरात पड़ते हैं, सोशो इकोनॉमिकल, वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लोगों को ये अगर एहतियाती तदाबीर लोग अगर अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगी केसेस में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर महमूद इकबाल साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। और एक जो अवेयरनेस होती है कि मर्ज़ के हवाले से, वो आपने अपडेट किया हमारे तमाम देखने वालों को कि किस तरह से डेंगू के इस मर्ज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ी फ़ायदा मंद होती हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपको डेंगू का मर्ज़ लाक हो जाता है तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित होता है। अभी मुझे सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी आपके, हमारे, हम सब के घर के हवाले से कि घर को बनाना बड़ा आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि शायद घर बनाना बहुत आसान है और तोड़ना उसको मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ कि तोड़ना बड़ा आसान होता है, बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो घर को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता किसका है, कैसे बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
घर का सुकून और घर के माहौल का बना रहना हम सबके लिए बड़ा तसल्ली बख्श भी होता है और सुकूनावर भी होता है। हमें अच्छा लग रहा होता है हमारे घर का माहौल अच्छा हो और हमारा घर बना रहे, अंदर तलखियाँ ना उस घर के। नोक झोंक तो चलती रहती है, मगर अगर तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर घर टूट जाते हैं। और जब घर टूट जाते हैं तो हर फ़र्द जो उस घर से रिलेट कर रहा होता है उसकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ वो ताल्लुक़ भी होता है जो किसी तलख़ी की सूरत में इस तरह से टूटता है कि दोबारा से उस डोरी का जुड़ना नामुमकिन सा नज़र आता है। और घर का माहौल है, कहा जाता है कि जी घर का माहौल औरत बनाती है, मगर औरतें कहती हैं कि घर के माहौल में का हम बुनियाद मर्द हजरात भी डालते हैं। इसके साथ साथ अब आपको याद होगा जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, तो दादा दादी भी अंदर साथ रहते थे, फुफ्फियाँ जो गैर शादीशुदा होती हैं वो भी साथ रह रही होती हैं। घर बनाने में हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी के साथ किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ होता है वो आपके घर का माहौल बनाता है या नहीं बनाता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स भी मौजूद होंगे, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। उनका मैं तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में समाजी कारकुन और मुसन्निफ़ा हैं बीना गोइंदी साहबा। बहुत शुक्रिया बीना साहबा आपका। माहिर नफ्सियात खुबैब क़यानी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खुबैब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और कराची स्टूडियो से सीनियर एंकर पर्सन है, स्कॉलर हैं, बड़ा नाम है, फरहाना अवैस साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका फरहाना साहबा, आपने भी सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। फरहाना साहबा, आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ, चूँकि हम घर बनाने की बात कर रहे हैं, घर के माहौल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि घर बनाने में घर के किस फर्द का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन हमारा बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई करता है तमाम मामलात में। सिर्फ इबादत के बारे में बात नहीं करता बल्कि मामलात की भी बात करता है, उसकी रहनुमाई भी करता है और हमें बताता है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी के हर पहलू को लेकर चलना है। फिर उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक देख लें तो आपने अमली तौर पर हर चीज़ को करके दिखा दिया कि घर के मामलात में बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए और बच्चों को किस तरह से दोस्ती और मोहब्बत के साथ लेकर चलना है। तो ये दुरुस्त है कि घर के माहौल में माँ और बाप दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है और दोनों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अल्लाह की तरफ से दे दी गई हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि बाप चूँकि बाहर काम कर रहा होता है और वो तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए बच्चों की और बीवी की उसको बाहर निकलना ही है, तो इसलिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो माँ पर ही आती है और माँ का भी ये फ़र्ज़ है कि वो उस ज़िम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करे। मैं समझती हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो माँ बनना है और वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि माँ बनते ही एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो उसके कंधों पे आ जाती है और फिर उसको बहुत सारी अपनी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि माँ अगर अच्छी हो, कामयाब हो तो हज़रत इमाम बुखारी जैसा फ़र्जंद पैदा होता है। माँ अगर अच्छी और नेक हो, हज़रत लबाबा बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बेटा पैदा होता है। और इसी तरीके से माँ अगर बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हो तो फिर हसन और हुसैन पैदा होते हैं। गोया हमें इतनी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं बच्चों के हवाले से, माँ के हवाले से, कि किस तरह से माँओं ने अपना किरदार अदा किया तो बड़े बड़े वली और बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो पैदा हुए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा जो थी वो इतनी तरबियत के हवाले से इतनी शफ़क़त वाली, इतनी मोहब्बत वाली थी कि बहुत दफ़ा हमारे हालात बहुत ख़राब भी होते थे तो वो ये कहा करती थी जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता था, अव्वल तो वो 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी कि आज हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना है तो हमारी मदद और रहनुमाई फरमा। फिर वो अल्लाह ताला से जब दुआ करती थी तो वो कहते हैं कि न जाने कहाँ से हमारे घर में इतना रिस्क आ जाता था कि फिर वो ख़त्म नहीं होता था। यानी ये अल्लाह ताला ने उनको एक तो तवक्कुल अता किया हुआ था और ये तवक्कुल उन्होंने अपने आगे पहुँचाया। तो गोया जब माएँ इस किरदार की होती हैं और अपने बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करके बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी तरबियत के लिए बात करती हैं और काम करती हैं, तो यकीनन हम फिर नेक लोगों का इजाफ़ा करते हैं, माशरे में अच्छे लोगों का इजाफ़ा होता है। और किसी भी कामयाब सोसाइटी के लिए अच्छे तरबियत याफ्ता लोगों का होना ज़रूरी है और उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो माँ ही का होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माँ का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक घर के माहौल को बनाने में और पूरा घर बनाने में। बीना साहिबा, जब हम माँ बाप की बात करते हैं यानी कि मियाँ बीवी की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि मियाँ बीवी भी करते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब होता है। ऐसे कौन से मसाइल पैदा होते हैं मियाँ बीवी की उन गलतियों की वजह से जिसके इम्पैक्ट उस घर में मौजूद हर शख्स पर आता है? ये बहुत शुक्रिया सरवत। बात ये है कि आज का टॉपिक घर घर का टॉपिक है, ये तो बात है। और अब जो कि दुनिया बदल गई है,
दुनिया में बहुत तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। लेकिन जब माशरे शुरू हुए थे, जब आगाज़ हमारे तहज़ीबों का हुआ था, तो वहाँ पे अपने अपने काम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को जैसे कर लिया गया था कि औरत बच्चे पैदा करेगी और परवरिश करेगी और मर्द जो है वो कमा के लेके आएगा। इसी तरह तहज़ीब बनती है, चूँकि माशरा एक्चुअली ये जो घर होता है ये माशरे की तंजीम होती है, माशरा इससे बिल्ट होता है। इट्स स्मॉल यूनिट जिससे आप बड़ी यूनिट बनती है। इट्स वेरी साइंटिफिक वे, ये जो हमारा माशरे की तरतीब भी है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ। इसमें चूँकि अगर यहाँ पे कोई ख़राबी है, इकोलॉजी आपकी ख़राब हो जाएगी, और जब इकोलॉजी ख़राब होगी तो वो जो जैसे जॉन लॉक कहते हैं ब्लैंक स्लेट होती है एक बच्चे की, तो वो उसकी आके से उसकी नशो नुमा के ऊपर और उसकी तमाम तरबियत के ऊपर उसका असर होता है। अब जब आपके घर में सुकून नहीं होगा, जब आप आपस में लड़े भिड़ेंगे किसी मामले के ऊपर भी, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी बच्चों की उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है और उनकी एक्टिविटी के ऊपर भी आते हैं उसका असरात। लेकिन एक अब बात, चूँकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के दौर में अब देखें, औरत ने खाली ये नहीं है कि वो घर को संभालती है, औरत हर तरह के काम भी करती है। घर को संभालना भी एक औरत का काम है, और वो औरत जो वर्किंग वुमेन है, देखिए एक वर्किंग का ख्याल रखा गया, हालांकि वो औरत जो घर में काम कर रही है वो भी तो वर्किंग है। उस काम को हम इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम ये अंडरस्टूड है कि इस औरत ने ये काम तो करना ही करना है, और वो जो वर्किंग वुमेन है दैट इज़ इन एडिशन टू दैट वर्क, वो जिम्मेदारियां हैं। और जो इसमें बैलेंस कर लेती हैं ख़वातीन, ये अभी फरहाना ने बात की, और मैं समझती हूँ कि ये वो ख़वातीन हैं, फरहाना ख़ुद वो खातून है कि जो बैलेंस अपनी लाइफ में हम लोग करते हैं, तो आज हम अपने घरों में खुशहाली, और खुशहाली ये नहीं होती पैसों की वजह से नहीं होती, खुशहाली किसी आपके स्टेटस से नहीं होती, वो आपकी उस माहौल की खुशहाली है जो आपको नफ्स से मुतमइन्ना देती है। अच्छा, इससे मुतालिक मेरे ज़हन में एक दो क्वेश्चंस हैं, वो डेफिनेटली मैं आपसे भी करूंगी फरहाना साहबा से, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन जो मैं करूंगी। अच्छा खुबैब, आपसे जिस तरह से बीना साहिबा ने बात की, सुकून की बात की, हम कहते हैं कि अच्छा माहौल वो है या अच्छा घर वो है जहाँ पर शेयरिंग है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आप अपने मसाइल को शेयर करते हैं, एक भरोसा है जो एक दूसरे के ऊपर होता है, एक घर के अंदर पाँव रखते ही आपको सुकून महसूस होता है। वो सुकून, वो भरोसा, वो एतमाद की फ़िज़ा अब नज़र आती है, अगर नहीं आती तो उसकी वजह क्या है? देखें, इस पर अभी तक हमने जो बातचीत की है वो बातचीत की है हमने एक ऐसे ख़ानदान की जो कि अकेला रह रहा है, जिसके साथ बाकी जितने भी हमारे माशरे के मसाइल हैं, जो दोनों साइड्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं शादियों के अंदर, उनको हमने साइड पर रख के बात की है। अगर हम उसी ख़ानदान की सिर्फ बात कर लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, अकेले ख़ानदान की, मतलब एक घर जो बन रहा है उसका माहौल, एक घर का माहौल जो है आजकल वो कम है। और कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है शायद अब ज़्यादा सीख नहीं रहे, आजकल लाइफ ही बहुत बड़ी स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से जो है वो आगे बढ़ रही है। हम सब भूल गए अपना, हम भूल नहीं गए, लेकिन हम जितनी तेज़ी से अडेप्ट करना है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, हम उतनी तेज़ी से अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हम अपने पहले जो हमारी सादा लाइफ थी उसके सवालों को भी साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से नहीं समझ पाए अभी, और अभी हमने हर एक महीने बाद नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से डील करना हमें पड़ रहा है। अच्छा ख़ानदान कोई भी जो होता है दो बुनियादों पे, दो स्तूनों के ऊपर खड़ा होता है। पहली बुनियाद होती है उस घर के अंदर अच्छी मुआशरत। अच्छी मुआशरत क्या है? उस घर के अंदर मियाँ बीवी सबसे पहले हैं, और उन मियाँ बीवी का आपस में जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में दोनों अफराद को अगर ये फील आ रहा है कि दे आर बीइंग अंडरस्टूड, दे आर बीइंग वैल्यूड, दे आर बीइंग केयर फॉर, फिर वहाँ पे उनको एक फ़ील आती है कि इस घर के अंदर मैं हिस्सेदार हूँ, मेरा कुछ हिस्सा है यहाँ पे। पहली चीज़ ये हो गई। और अच्छी जो मईशत है वो ये है कि उस घर की जो ज़रूरियात हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो रही हों। और पहले जो हमने बात की जेंडर रोल्स को, शायद हम पहले इग्नोर कर सकते थे जेंडर रोल्स को, कि सिर्फ मेल नहीं बाहर जाके कमाना है। इस वक्त जो प्रेशर आ चुके हैं सोसाइटी के ऊपर, उस प्रेशर के अंदर ज़रूरी है कि ख़वातीन भी बाहर जाके काम करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे पैसे आएंगे, इसलिए कि ख़वातीन को अपनी पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पे अनफोल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि वो जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाह रही हों, उनको मौका मिले और उस फील्ड में जाके अपना काम करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। लेकिन मेरा सवाल अभी भी खुबैब वहीं पे है कि वो सुकून, वो एतमाद, वो भरोसा, वो एक जो शेयरिंग की कैफियत होती थी, हम कोई भी बातें शेयर करते, अब हम अपने दोस्तों से, अपनी कलीग से, अपनी सहेलियों से शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि हम अपने पेरेंट्स के साथ उस चीज़ को शेयर करें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है कि हम जो बुनियादी लेवल पे, मैं इसके लिए एक लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि पहले जो हमारा स्कूल का और फैमिली का और अम्मा का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया फरहाना साहिबा ने, एक जो इंस्टीट्यूट थे ये सारे, इनमें से हम जो लोग निकाला करते थे तैयार करके, वो रजे हुए लोग होते थे, साइकोलॉजिकली जज्बाती तौर पर रजे हुए लोग होते थे। अगर कहीं पे उनको कोई छोटी मोटी
उनकी ईगो पे कोई हर्ट आता था या उनको लगता था कि उनकी स्पेस को कोई कर रहा है, इंट्रूड कर रहा है, उस स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो बर्दाश्त कर जाते थे, सब्र का मुजाहरा करते थे और फिर मौका मिलने पे बातचीत कर लिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे अंदर बर्दाश्त थोड़ी सी कम होगी। और वो बर्दाश्त सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे माशरती चेंजेस आए हैं, जो हम इंटरनेट पे हर चीज़ से हर वक्त हम अपडेट रहने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे वक्त करते रहते हैं, इससे हमारा जहन प्रोग्राम होता है कि हमें हर वक्त सर्टेनिटी के फेज़ के अंदर ही रहना है। और लाइफ सर्टन नहीं है, लाइफ अनसर्टन है, ह्यूमन रिलेशनशिप अनसर्टन है। और अब हमने एक और नैरेटिव जो बिल्ड कर लिया है, उस नैरेटिव में आता है जी कि आप बराबरी की सतह पर जीना शुरू कर दें। मैं नहीं समझता कि बराबरी की सतह ह्यूमनली पॉसिबल है। आप रिलेशनशिप्स को खास तौर पे कैलकुलेटर्स पे नहीं ला सकते कि तुमने ये किया और मैं ये करूं। सिचुएशन भी फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर लेवल आप 50-50 का नहीं कर सकते, फिर कॉम्प्रोमाइज आपको किसी ना किसी हद तक या आपको करना पड़ता है या सामने मौजूद शख्स को करना पड़ता है। हम अपने बच्चों को जब गैजेट्स पे लगाएंगे कि वो हमारे पास ना आए, तो डेफिनेटली फिर घर का हर शख्स उस गैजेट में मसरूफ़ होगा। फरहाना साहबा, चलिए याहिया ने जो क्वेश्चन किया वो उसी के साथ आपकी तरफ आ जाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अपने बच्चों को इज़्ज़त दो और उनसे प्यार करो। मैं समझती हूँ कि ये वो बुनियादी नुक्ता है कि अगर किसी ने सिर्फ इस एक हदीस को समझ लिया तो वो जो गैप माँ बाप और बच्चों के दरमियान आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और वो जो बेसकूनी और बेचैनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जब तशरीफ़ ले जाया करते तो आप बड़ी मोहब्बत और प्यार से कहते हैं मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को मेरे पास लाओ। और जब उनके पास इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम आया करते तो आप उन्हें लिपटा लेते, उन्हें प्यार करते, उनको चूमते। तो मैं समझती हूँ कि हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम जब तक अपने बच्चों को लिपटाएंगे नहीं, चिपटाएंगे नहीं, उनसे प्यार नहीं करेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, तो हम जो उनके अंदर का वो जिसे हम कहते हैं ना इनर, वो खाली करते जा रहे हैं। हम सिर्फ बच्चों से इतना फासला रखते हैं, हाँ बेटा तुमने खाना खा लिया, हाँ तुमने पढ़ लिया, अच्छा ट्यूशन के लिए चले जाओ, अच्छा कारी साहब आ रहे हैं तो तुम उनके लिए बैठ जाओ ना। तो हम बच्चे के साथ बैठकर पूरी बात सुनते हैं, जैसे कि मैं खुद करती रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ करते रहे कि जब हम स्कूल से आते तो सबसे पहले ये पूछते कि बेटा आज आपका दिन कैसा गुजरा, कहीं पर कोई मसला तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अच्छा इसी तरह से फिर आप जो काम कर रहे हो बच्चों, आप उनको पूछते जाएं कि कारी साहब ने जो आपको पढ़ाया आप उससे मुतमईन हैं। और बच्चा अगर कहीं पर एक ज़रा सी भी शिकायत करे, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने उसको एड्रेस करना है, चाहे वो टीचर की तरफ से कह रहा हो, अपने दोस्तों की तरफ से कह रहा हो, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। फिर एक और चीज़, बच्चों को हम इज़्ज़त नहीं देते, बात बात पर टोकते हैं, उनको जलील करते हैं। जलील का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि बुरे नामों से पुकारते हैं, गालियाँ देने से भी दरेग नहीं करते। ये वो बातें हैं जो कि उनके अंदर बगावत पैदा कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे प्यार करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो पहले आपको उन्हें प्यार देना होगा, पहले आपको उन्हें इज़्ज़त देनी होगी। जब तक आप उन्हें इज़्ज़त नहीं देंगे, अच्छे नामों से नहीं पुकारेंगे, रिस्पेक्ट पूरी तरह से जो उनका हक़ है वो नहीं देंगे, आप उनके सेल्फ़ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप कभी वो सुकून हासिल नहीं कर सकते बच्चों से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये याद रखिए कि जो आप देते हैं वही वापस आता है। ये कभी मत सोचिएगा कि भाई उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अदब करे, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो जब आप आएँ तो खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि देखिए माएँ क्या करती थी पहले, बहुत ज़्यादा किस चीज़ पर तवज्जो दिया करती थी, नरमी और मोहब्बत के साथ अखलाक सिखाया करती थी, बिल्कुल अदब सिखाया करती थी। तो ये वो बुनियाद है जो घरों में सुकून पैदा करता है। अगर आप घरों में सुकून पैदा करना चाहते हैं तो जब आप बाहर से अंदर आएँ तो मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले लगाएं, उनसे पूछें कि तुम लोग कैसे हो, उनके साथ बैठ के शेयरिंग करें, उनकी बातें भी पूछें और अपनी बातें भी बताएं कि देखो बेटा मैंने आज ये काम किया, मैंने आज इस तरह से ये चीज़ एक नई सीखी, तुम्हें भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। शेयरिंग ख़त्म हो गई है। हम अपने मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, उन मोबाइल्स पे तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको करने के बजाय हम सिर्फ अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, बीवी के साथ बैठे हैं, अपनी चीज़ें शेयर करें, उसकी बात पूछें और उसको अप्रिशिएट करें कि भाई तुमने आज सारा दिन काम किया, तुम बहुत थक गई होगी, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बच्चों से कहें कि तुम बहुत थक गए होगे लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो, तुम एक कामयाब इंसान बनना है, तो इसलिए तुम्हारी ये जो मेहनत है ये तुम्हें रिवॉर्ड देगी। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं मगर ये बुनियादी पिलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये बुनियाद है, ये बुनियाद है जी, बिल्कुल। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि खुद करके दिखाना चाहिए। जब हम खुद करते हैं
हैं तो वो फिर रिजल्ट नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रैक्टिकली बच्चे को दिखाना पड़ता है ताकि बच्चा सीख सके। हमारे साथ कोयटा से एक कॉलर मौजूद है, जाबिर, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई जाबिर, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सलाम और दुआएं। बहुत शुक्रिया। मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, जाबिर हुसैन। जी जी, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है मैडम के घर में अगर कोई टेंशन चल रही हो और बच्चों की जो पढ़ाई का वो होता है उनका फोकस, अगर वो चीज़ उसके ऊपर असरअंदाज कर रही हो बहुत ज़्यादा, स्कूल में एक बच्चा अपनी स्टडी को वो फोकस नहीं कर रहा होता उस वजह से कि उसके घर में जब वो जाता है तो उसको वो ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा होता, तो मैडम उसका बच्चों के ऊपर उनके फ्यूचर के हवाले से क्या असर पड़ता है? एक तो ये भी ज़रा प्लीज़ वाज़ह करते। ठीक है, ठीक और है। उसको मेरे भाई आप मौजूद रहें, अभी इसका क्वेश्चन का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ शमरेज़ आई थिंक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शमरेज़, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिम्बर आज़ाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं बस आपका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें बस 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, जी। तो मैं डॉक्टर साहब की बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम 3 भाई हैं और इकट्ठे एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं और माशाल्लाह हमारे बच्चे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। सिर्फ किस बात पे कि अगर कोई छोटी मोटी बात घर में हो जाती है तो हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर घर में आते हैं, अगर बीवी कोई बात बता देती है तो हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, इकट्ठे रह रहे हैं। तो सब आदमी जब बर्दाश्त करते हैं तो घर का निज़ाम है जो वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें सुकून भी हो जाता है। दूसरी बात जो बच्चों की है, तो मेरे माशाल्लाह 2 बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी उनको डांटा नहीं है ऐसे, लेकिन उनके साथ दोस्ताना माहौल है, जिसकी वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये 2 बातें हैं जो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शमरेज़। यही वो बात है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ्रेंडली माहौल आपका घर का हो तो हर शख्स खुश रहता है और माहौल भी खुशगवार होता है। खुबैब, जिस तरह से हमारे पहले कॉलर थे हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बात की कि घर में कोई टेंशन अगर चल रही हो तो बच्चों पर किस तरह से इफ़ेक्ट होती है उनके फ्यूचर से रिलेटेड ख़ास तौर पर, तो वो ज़रा समझाएँ। बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन आम तौर पे जो नैरेटिव होता है वही होता है कि उसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। अगर वो रोज़मर्रा की जो टेंशन्स होती हैं, हमारी रोज़मर्रा के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और माँ बाप उन कॉन्फ्लिक्ट से अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं अपने घर के अंदर रहते हुए, तो बच्चे की जो ग्रोथ है उसके अंदर पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का पता चलता है कि इंसानी रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। लेकिन अगर उस कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी या उसका जो होना जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो रोज़ाना होता है और उसके से घर का माहौल हर वक्त तनाव का शिकार रहता है, तो फिर बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा, बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब होगा, बच्चे का फोकस भी गायब होगा, बच्चा स्टडीज़ में भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जाकर भी उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स तो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अगर मेरा यहाँ पे कोई मसला है तो मैं किससे जाके कम्युनिकेट करूँ। तो वो बच्चा जो है वो लॉस्ट फील करता है। और बच्चा जब भी घर आएगा स्कूल से, उसे सड़ी हुई शक्ल मिलेगी, झगड़ालू माहौल मिलेगा और उसे पता होगा कि आज भी ये बात हो गई है। माँ कहेगी खाना खुद ही ले लो, मैं नहीं दे रही, बाप कहेगा मैं बात नहीं कर रहा तो मुझसे पूछ लो, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जी मैंने सब आपको गुफ्तगू करना चाह रही थी। जी वो मैं अभी बड़ी अच्छी बात हो रही थी कि ट्रांजिट की बात हो रही थी कि अब हम टेक्नोलॉजी, चूँकि हम बात आज के माशरे की करनी है, हमने तरतीब आज के माशरे को देना है और हम देख रहे हैं कि हम इन चीज़ों तो बिना सब आपके घर से बनता है ना, घर से बनता है, लेकिन बुनियाद की बात सरवत वो बुनियाद तो ठीक है, लेकिन चूँकि हमारी, मैं जो बात वही दोबारा से करूँगी, हमने माशरे को तरतीब खुद से देना है, लेकिन उसके बाद हमारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, जो हमारी सराउंडिंग है वो हमारे ऊपर, हम उनसे अलग नहीं रह सकते दुनिया से, ये बात है। अब हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है कि हाउ मच वी हैव टू बैलेंस इन इट, बैलेंस टॉलरेंस में भी आएगा। लेकिन ये भी बात जो हो रही थी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने, आपके जो अकील साहब हैं जो कराची से थे, हाँ जी बिल्कुल, वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें जो एक कनेक्शन है इन बिटवीन रिलेशनशिप, वो हमारा वीक हो गया। ये जो हमारा आपस में हम बातचीत करनी छोड़ दी है, हम वो मैसेज कर देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ आई है, हम ग्रुप्स बना लिए फैमिली में, फैमिली ग्रुप्स हैं, हम उसमें चैटिंग कर रहे हैं। वो जो लम्स है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो रोमांटिसिज्म का वो एक सबसे पहली बात, ये रोमांटिसिज्म इज़ नॉट ओनली, जब हम मशीन लाइफ में आ गए तो रोमांटिसिज्म का आगाज़ हो गया उसमें। अब लेकिन घर नहीं था उसमें इफेक्ट हुआ, हमारी 20वीं सदी तक, 21वीं सदी तक घर इम्पैक्ट नहीं। अब ये इस दौर में, ये पिछले 10 बरसों में घरेलू माहौल में ऐसी कौन सी तब्दीली आई, ये सबसे पहली बात। क्योंकि उसमें देखें, औरत जो है वो भी हम बात कर रहे थे, उसकी आइडेंटिटी वो समझती है कि मैं काम करके अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगी,
शनाख्त आपके काम से नहीं होती, शनाख्त आपकी उन जिम्मेदारियों की वजह से है जिसके लिए हमें पैदा किया गया। ये असल बात है। और हमारा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे बच्चे नहीं होते, दे आर नॉट अवर कमोडिटीज़। हमारा प्रोडक्ट वो इखलाकियात हैं, वो हमारी मॉरल एथिक्स हैं जो हम डिलीवर कर रहे हैं अपने घर में भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं जिसमें हमारे बच्चे के अलावा दूसरों के बच्चे, क्योंकि जब हम किसी के साथ जो करेंगे इट विल ऑलवेज़ कम बैक टू यू, ये बात है। लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में 3 चीज़ें हैं। पहली बात है कि हमें रिलेशनशिप ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रखना। घर में एक घर का माहौल आपको नज़र आए, एक पीस, सुकून नज़र आना चाहिए, जो कि लैक हो रहा है आजकल के घरों में। एटलीस्ट एक टाइम ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है इशफाक अहमद, मानो कि हम उन स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं और मेरा उनके साथ हमारा बहुत टाइम गुजरा। आप यकीन माने कि वो अपने हाथ से बना के चीज़ वो मेहमान को भी खुद से खिलाते थे। अब जब आप ये एक, आज भी मैं यहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे उनका नाम ले रही हूँ, जब हमें हमारे वालिदैन अगर इस तरह हमें अगर करेंगे तो वो आपके साथ वो इमोशनल फीलिंग्स दे ट्रैवल विद यू। क्योंकि इमोशन जो है वो नीड, देखें 2 चीज़ें हैं रिलेशनशिप में, इमोशन एंड नीड, 2 चीज़ें आती हैं। तहजीब भी यूँ ही बनती है, आपकी नीड्स एंड इमोशन। हमने अब माशरे की तरतीब जो है वो नीड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर दी है, उसमें से अपने इमोशन फैक्टर को माइनस कर दिया। लेकिन बिना साहब मेरा वही है पॉइंट अभी भी, हम डेफिनेटली माशरे की बात करते हैं, मगर सबसे पहले सुधार हमें अपने अपने घर का करना होता है। जो माहौल बनाना होता है हमें अपने घर का बनाना होता है, जो तरबियत करनी होती है वो हमें अपने बच्चों की करनी होती है, ताकि हम जो अपने घर की बुनियादें रख रहे हैं हमें पता हो कि वो कितनी मजबूत है, कितनी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी, या वक्त के साथ या बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे या मियाँ बीवी का ताल्लुक आगे बढ़ता चला जाएगा, वो मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, आपको घर आते हुए खुशी महसूस होती है या फिर नहीं होती है, आपको लगता है कि यार मुझे घर बहुत देर से जाना चाहिए। बहुत सारे मर्द हजरात मैंने भी देखे हैं ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं जो ये समझते हैं कि हमें घर थोड़ी देर के बाद जाना चाहिए। ऐसी क्या वजूहत होती है? वो सारे मामलात हैं, और घर बनाने में हमेशा औरत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि जी औरत ही घर का माहौल बनाती है, मगर जब एक्सेप्टेंस की बात आती है, दूरी की बात आती है और उस घर के माहौल को बनाने की बात आती है, तो हर शख्स किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, ये सब बातें, मगर एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। चूँकि घर के माहौल, घर को बनाने की बात हो रही है, अच्छा खुबैब ये भी होता है कि बच्चों की एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक्सेप्टेंस होती है तो वो पेरेंट्स में से किसके लिए बहुत ज़्यादा होती है? अगर बच्चे दूर हो जाएं आपसे तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मियाँ बीवी में से किसको उठाना पड़ता है? देखें, बच्चे दूर होने का नुकसान तो ओवरऑल जिस भी पेरेंट्स से वो दूर हो रहे हैं उसको इंडिविजुअली भी उठाना पड़ेगा, दोनों पेरेंट्स को एज अ टीम भी उठाना पड़ेगा, और उस पूरे ख़ानदान को भी उठाना पड़ेगा। ये सब के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट जाता है और वेव्स में जाता है। ठीक है। और एक्सेप्टेंस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, माँ को या बाप को? जिनके नज़दीक हैं। देखें, हमारे माशरे में जो हमारे जेंडर रोल्स हैं उनकी वजह से माँ को ज़्यादा वक्त मिलता है बच्चे के साथ टाइम गुजारने के लिए, तो बच्चे जो हैं वो माँ से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और फादर के दरमियान में और बच्चों के दरमियान में एक ख़ास कम्युनिकेशन गैप है, और उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल, जब आप बच्चों को ख़ानदानी मसाइल के अंदर बच्चों की प्रॉब्लम्स को जब आप डाइसेक्ट करते हैं, उनको खोल कर समझने की कोशिश करते हैं बतौर साइकोलॉजिस्ट, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर ये होता है कि वहाँ पे जो फादर होता है, बाप होता है, उसका बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कम है। और वो ऐसा नहीं है कि वो टाइम दे नहीं पाता, उनको ये लग्जरी दी हुई है जेंडर रोल्स ने कि वो कम टाइम दें, और वो उस लग्जरी को इनिशियली इंजॉय करते हैं कि यार ये मेरा काम नहीं है, ये बेगम साहबा का काम है, और बेगम साहबा जो है अपना काम करते करते बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट में इतनी आगे निकल जाती हैं कि बच्चे अपने तमाम काम, तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी अम्मा से डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, और अब्बा जी जो है वो साइड पे हो जाते हैं। ये अम्मा जी वाली जो आपने बात की फरहाना साहिबा, ये माँ का, मैं समझती हूँ कि शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि बच्चे माओ के करीब भी नहीं होते, बच्चे सबसे ज़्यादा उस मासी के करीब होते हैं जब माँ काम के लिए चली जाती है, दिन भर गुजार कर आती है ऑफिस में या किसी भी जगह जहाँ वो नौकरी करती है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा शेयरिंग और सबसे ज़्यादा प्यार वो घर की उस मासी से करते हैं जिसके साथ वो अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप कोई मेड बच्चों के लिए छोड़ते हैं तो जाहिर है कि उसकी अटैचमेंट हो जाती है बच्चों के साथ, और अगर वो बहुत अच्छी है और अच्छी तरबियत कर रही है तो बच्चे भी उसके करीब आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल फिर भी माँ का ही होता है। जब वो घर वापस आती है
और जब वो घर वापस नहीं आती उससे पहले भी जब वो ऑफिस में होती है, अगर वो उस वक्त भी इन कांटेक्ट बच्चों के साथ है कि जब वो स्कूल से या कॉलेज से आए हैं तो वो उनसे राब्ते में है कि वो पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ी बहुत बात कर लेती है। फिर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले बच्चों की जो नीड्स हैं, जो बच्चों ने जिस तरह से दिन गुजारा है, उनसे बात करती है। और वही बात जो मैंने आपसे पहले कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों से प्यार करना, उनको इज़्ज़त से पुकारना, उनको गले से लगाना, उनको लिपटाना और उनको चूमना। जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर माँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्यार करना, वो एक हैसियत जो मेड की है वो बहरहाल वो अपनी जगह पे ही रहती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ये डिस्टेंस तब पैदा होता है जब माँ प्यार ना कर रही हो बच्चों को, उनसे पूछ ना रही हो, उनसे शेयरिंग ना कर रही हो, बल्कि आते ही ये बस कहे कि हाँ भी स्कूल अच्छा था, ठीक है, खाना खाओ सो जाओ। ये वो रवैया होता है जो कि फ़ासला पैदा कर देता है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ आपकी अटैचमेंट रहे तो बेइंतहा ज़रूरी है कि अगर आप ऑफ़िस में भी काम कर रही हैं तो आप इन कांटेक्ट ऐसे रहें कि जब बच्चों के आने का वक्त है तो आप बच्चों से डायरेक्ट बात करें घर पे फ़ोन करके कि वो पहुंच गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, अच्छा आप खाना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, या जो भी काम या जो भी एडवाइस आप करना चाहती हैं वो करें। तो ये जो कांटेक्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ और बच्चों के दरमियान या पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। जितना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयरिंग होगी आपकी अपनी चीज़ों की बच्चों के हवाले से, उतना ही अच्छा असर जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत दफ़ा ये होता है कि हम बेटों के ऊपर इतनी तवज्जो उस पॉइंट से नहीं दे रहे होते कि ये तो बेटे हैं, इन्होंने घर से बाहर निकलना है तो इनको बाहर निकलने दो। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बच्चों को बिला वजह घर से बाहर बिल्कुल मत निकालो, क्योंकि अगर वो बुरी सोहबत में बैठेंगे तो वो बेअदब हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड है कि हम लड़कियों को घर में बिठा लेते हैं कि तुम लड़कियों, तुमने बाहर नहीं निकलना, और लड़कों को पूरी इजाज़त दे देते हैं कि तुम बाहर जाओ, साइकिलिंग करो। बहुत छोटी उम्र में बच्चों को आपने देखा होगा मोटर बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी चलाना शुरू कर देते हैं, बहुत से हादसात से गुजरते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके लिए फिर वालिदैन ख़ुद परेशान हो रहे होते हैं। तो खुदारा अपने बेटों को घर में उसी तरह से रखें जैसे आप बेटियों को रख रहे होते हैं। सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए इजाज़त दें कि तुमने खेलने के लिए इस वक्त जाना है, और उस पर भी नज़र रखें कि वो कौन से बच्चे हैं जिनके साथ वो खेल रहे हैं, क्योंकि जो सोहबत बच्चे इख्तियार करते हैं उसका असर लेकर घर में आते हैं। अगर आप बच्चों को सराउंडिंग में अच्छी सोहबत, अच्छे दोस्त दे रहे हैं तो वो आपका अदब करेंगे, लेकिन आप एक लंबे टाइम के लिए उनको बाहर छोड़ रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो किन के साथ हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए सबसे ज़्यादा नुकसान पेरेंट्स का होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि अगर तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हो तो उसके इब्तदाई 7 साल जो है वो बादशाहों की तरह उसको ट्रीट करो, उसके बाद के 7 साल उसके साथ तुम ग़ुलामों की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद फिर उसको अपना वज़ीर बना लो। अगर आपने इस तरीके से बच्चों की तरबियत की तो कभी भी वो आपके हाथ से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो साल होते हैं ना बच्चे की तरबियत के, वो इब्तदाई 7 साल होते हैं, जब आप उसकी पूरी ग्रूमिंग कर देते हैं, उसकी शख्सियत पूरी बना चुके होते हैं। क्यों कहा गया कि 7 साल की उम्र से उसको नमाज़ पढ़ने की ताकीद करो, 11 साल की उम्र में उसका कमरा अलग कर दो। क्या हमारा दीन काफ़ी नहीं है हमें सिखाने के लिए कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है? जब बच्चा सुबह शाम माँ के वो अमाल देखेगा जो वो ख़ुद दीन के हवाले से, घर में अपनी जो जिम्मेदारी है उनके हवाले से कर रही है, या अगर ऑफिस भी जाती है तो वापस आने के बाद वो घर को किस तरह से लेके चल रही है, घर में अगर दादा दादी मौजूद हैं उनके साथ उसका रवैया कैसा है, अगर दीगर लोग घर में मौजूद हैं उनके साथ रवैया कैसा है, तो आप यकीन कीजिए माँ का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट हम इसलिए कहते हैं कि माँ का ज़्यादा टाइम घर में गुजरता है, और अगर वो बाहर जाती है तो वो उसकी इजाफी जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन वो घर को इग्नोर नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो वो अपने घर को इग्नोर नहीं कर सकती। उसने आके अपने घर को देखना है, उसने आके अपने बच्चों को देखना है, और अगर वो नहीं देख रही है तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। एक कामयाब माँ वो नहीं है जो अपने कैरियर में किसी बहुत बुलंदी पर पहुंच जाती है। एक कामयाब माँ वो है जिसके बच्चे अच्छे तरबियत याफ्ता हैं, जिनकी अखलाकी तरबियत अच्छी हुई है, जो अच्छे लोग माशरे में दे रही है, वो एक कामयाब माँ है। तो आप अपनी कामयाबी का पैमाना अपने बच्चों को देखकर तय करें कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, क्या उनकी आला तरबियत हुई हुई है, क्या वो तालीम में चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो उसमें अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर तुम तमाम चीजें पूरी कर रहे हैं तो एक माँ कामयाब माँ है, वरना वो कामयाब औरत नहीं है, चाहे वो अपने शोबे में कितनी ही बुलंदी पे चली जाए। एक माँ को क्रेडिट तभी दिया जा सकता है जब उसकी तरबियत उसकी औलाद के अंदर नजर आ रही हो। हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद है, कासिम मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। जी कासिम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम बहनन को सलाम, फरहाना आपी को दूसरी तौर से सलाम। वालेकुम तो अस्सलाम। बात तो आप कर रहे हैं ना जो घर बनाने की, घर बनाने में मैं सिर्फ इतना ही हिस्सा डाल सकता हूँ आपकी बातों में। मेरे सामने 3-4 तलाक़ें हुई सिर्फ इस नौबत से कि जो दुल्हन आई उसने ये बोला कि मुझे घर अलग कर दो, ना ही मेरे घर में आपकी बहनें आए ना ही आपकी माँ आए।
उनको समझाया बताया, मैं खुद अनवाल रहा हूँ इस पूरे डे में, लेकिन वो हद इस तक चली गई कि अलहदा होना पड़ा। ऐसी 3-4 वाक़यात मेरे सामने हुए। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो माँ अपनी बेटी को प्यार करती है वो शुरू से उसको ज़हन में ऐसा डालती है कि जिस घर में आपने जाना है उन सबको नुक्कड़ पे लगा दो। ऐसा जो पिछली माँ होती है ना, उसके सिखाने पे ये सारा सिस्टम चलता है। अगर वो अपनी बेटी को ऐसा सिखाए कि आपने उन सब से एक बराबरी का इस्तेमाल करना है, अपने खामद से भी, अपनी सास से भी, उनकी नंदों से, सब से, तो वो घर जो है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होता और वो आगे 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 चलता है। हकीकत जैसे ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा पहलू आपने उठाया, इस पर भी अभी हम बात करते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, शो देखते रहेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया हमारे जो भाई मौजूद थे, शमरेज़ कह रही हूँ, कासिम हमारे साथ मौजूद थे। तो ये वाकई बिना साहबा ऐसे ही होता है कि माएँ सिखा कर भेजती हैं कि घर अलहदा कर लो, अपना घर का सुकून भी बर्बाद करती हैं, अपने मैके का सुकून भी बर्बाद करती हैं। जिसके घर में जा रही हैं वो तो बेचारा घर ही टूट जाता है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ी बाइस्ड ओपिनियन है। कोई भी माँ अपने बच्ची को गलत तरबियत नहीं देती, ऐसा नहीं होता। कभी नहीं कह सकती कि गलत तरबियत। वो हर माँ ये सोचती है ये मैंने शादी की है, मेरी बेटी का हक है कि उसको अलग घर लेके। लेकिन वो ये भी एक मेरे ख्याल में हम इसको एक ये समझते हैं कि टाइम की ज़रूरत, अगर वो समझते हैं ऐसा तो होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। क्योंकि अब देखिए फैमिली सिस्टम में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट वीक होता गया, वो इंस्टीट्यूशन ही वीक होता गया। वो उसकी वजूहत क्या है वो हमें डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ इस पे रहना है। अगर उस फैमिली के अंदर भी आप रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रहे हैं, उसमें भी एक मियाँ बीवी एक कमरे के अंदर भी हैं, अगर वो मियाँ बीवी और बच्चा है जो उनका एक अपना यूनिट है, द स्मॉल यूनिट, उसमें भी वो किस तरह अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, आपस में उनकी रिलेशनशिप क्या है, दैट इज़ आवर मेन कोर इसके ऊपर। और वो ही आपका, मैं आपको बताऊं, 3 भाई जैसे अभी ये बता रहे थे कि एक घर में रहते हैं, अभी एक कॉलर ने बताया, हम बहुत खुशी रहते हैं। अब वो तीनों जो यूनिट्स हैं, तीनों भाइयों के बच्चों का, हर बच्चे का अपना आइडेंटिटी अपनी है, इंडिविजुअल अपना है। एक छत में रहते हुए 4-5 बहन भाई भी जब पलते हैं, उनकी भी अपनी अपनी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी अपनी होती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बीना साहिबा, इससे पहले जिस पे हम बात कर रहे थे उस बच्चे की काउंसलिंग के मुतालिक, उस बच्चे को किस तरह से ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट तक अपनी रसाई नहीं रखते, तो फिर जिन लफ्ज़ों ने उसको तकलीफ़ दी है वही लफ्ज़ उसके लिए किस तरह से मरहम बन के आ सकता है। देखिए ये वो भी अभी डॉक्टर साहब ने ये बात की, मैं ये समझती हूँ कि उसके लिए जो भी थेरेपी कोई ऐसी ख़ास नहीं है। आप ये कोई ग्लास नहीं है, इट्स नॉट इमोशन जो होता है ना, अभी हम इसी की मैं पहले बात करी थी कि ह्यूमन बीइंग जो कंटेंट है ना, ह्यूमन बीइंग एक इंसान जो है वो एक जज्बे और नीड दोनों के साथ मिलके बनता है। जब आप जज्बात की दीवार को तोड़ देते हैं ना, तो फिर वो एक टेबल की तरह है और उसके अंदर जान लाने वो जो लफ्ज़ जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया हुआ है और जो इस स्टेट पे आ गए हैं कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो गई है, उसको लाने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम गुड टाइम विद द हिस्ट्री पास्ट, अपनी हिस्ट्री के साथ। जब तक आप उस हिस्ट्री को रिवाइंड करके मतलब आप पहले रिमाइंड करेंगे, फिर उसको रिवाइंड करेंगे और फिर उसमें तब्दीली उस तरह लाई जा सकती है कि आप उन्हें कहें कि आपकी अपनी, मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस ऐसे ज़िंदगी में देखे हैं जिन लोगों को कि उनके पेरेंट्स ने हर्ट किया था। यानी आप ये भी देखें कि वो पेरेंट्स बाज़ दफ़ा एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ तफरीक करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि चूँकि बड़ा यूँ था तुम भी यूँ हो जाओ, और वो इतनी, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसकी वजह से वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने सारी एबिलिटीज़ को भी करता है लॉस, मतलब वो लॉस माइंड में रहता है। अच्छा, इस सूरत में फिर वो कोई ना कोई आपको हेल्प ऐसा ज़रूर होता है कि देखो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटीज़ थी जो तुम्हारे भाई में उसमें नहीं थी या इसमें नहीं थी, और वो चीज़ें हैं जो तकलीफ थे, ये तकलीफ और ये बड़ी पेनफुल। देखिए चूँकि बच्चा जो है ना वो एक डिफरेंट ट्रांजिट से गुजर रहा है। हम तो मेच्योरिटी में 30s में 25 में आप एक पहुंच जाते हैं एडल्ट
जब, लेकिन वो जो ग्रोथ होती है 3 साल में, उसकी नीड और इमोशन डिफरेंट है। फिर वो जब आता है प्री टीन में, फिर उसके बाद टीन में, वो एक ग्रोथ में है। और जब वो 21 का होता है, फिर वो आपके सामने एक मुकम्मल ह्यूमन बीइंग होकर खड़ा होता है, और उसकी नीड और इमोशंस दोनों डिफरेंट। ठीक है। अच्छा फरहाना साहब, मुझे आप ये बताइए, जिस तरह से हमारे साथ अफशा भी मौजूद थी, उन्होंने 2 बहनों की बात की जिनको ताल्लुकात ख़राब हो गए, बच्चों वाली हैं। हम बात करते हैं हमेशा कि जी घर के अंदर जब कोई बड़ा मौजूद होता है, वो बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी नेमत होते हैं, रहमत का साया होते हैं उस घर के ऊपर, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, वो मामलात को हैंडल कर लेते हैं। तो हम लोग अपने बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं ज़िंदगी के, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं बहुत सारे घरों के, जहाँ पे बुज़ुर्गों को कुछ नहीं जानते, कोशिश करते हैं कि बुज़ुर्गों को अलग कर दिया जाए। बुज़ुर्गों का एक घर के माहौल को बनाने में कितना अहम और बड़ा किरदार होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। वो जो खातून ने कहा कि बच्चा जो है वो डिस्टर्ब है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, इंसान सबसे ज़्यादा हर्ट उस वक्त होता है जब उसको, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत अटैच होता है, वो कोई ऐसी बात कर दें जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। तो जो बच्चे इस तरह की पोजीशंस में आते हैं, उसकी 2 रीज़न्स होती हैं आमतौर से। या तो पेरेंट्स उनको मुस्तकिल इग्नोर कर रहे होते हैं, जो वो बात कहना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं वो उसको तवज्जो नहीं देते, सुनते नहीं हैं और उनको करने नहीं देते। और दूसरी वजह ये होती है कि वो उनको बार बार इतना बुरा कहते हैं हर छोटी छोटी बात पर, इतनी पिटाई करते हैं हर बात पे, ज़रा सी गलती हो जाए तो उनको मारना कूटना शुरू कर देते हैं कि अल्टीमेटली जो है ना वो इस पोजीशन पे आ जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि माहिर नफ्सियात के पास जाया जाए और उस पूरे केस को डिस्कस किया जाए कि फिर उसको हैंडल किस तरह करना है। तो जितनी तवज्जो आप बाद में दे रहे होते हैं बच्चे के ऊपर, जितना खर्चा कर रहे होते हैं डॉक्टरों के पास जा जाकर, तो पहले से अकल ले लें कि जब अब आप वालिदैन बनने जा रहे हैं तो क्या जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना है और कौन से काम है जो आपके कंधों पर हैं जिसको आपने खुशउस्लूबी से लेकर चलना है, ताकि बाद में आपको वो पेंस ना लेने पड़े। और एक थेरेपी मैं आपको बताती हूँ, अगर वो बच्चा इतना समझदार है और वो नमाज़ पढ़ता है तो आप उसे एक थेरेपी दें, उसको तस्बीह पकड़ाएं कि वो दाने गिराए, तस्बीह को पढ़े जिस तरह दाने गिराते हैं, उसको पूरी तवज्जो से देख देख कर पढ़े। तो ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपकी मेंटल थेरेपी होती है। एक्चुअली में आप तस्बीह तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका जहन जो मुंतशिर होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और इंसान के बहुत सारे जो ख्यालात हैं बुरे, वो दूर भी हो रहे होते हैं और मेंटली वो रिलैक्स हो रहा होता है। तो तस्बीह पढ़ने की आदत बच्चों में डालें तो उससे फ़ायदा होगा। अब वापस आते हैं इस बात पे कि पेरेंट्स का होना जो है वो बाइस रहमत होता है। तो ये हकीकत है कि बुज़ुर्गों का घर में होना, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तुम्हारे बुज़ुर्गों और तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से नवाजता है, यानी अपनी रहमतें अता करता है उस घर को जिस घर में बुज़ुर्ग रहते हैं या कोई कमज़ोर रहता है। अब कमज़ोर से मुराद ये है कि हो सकता है उस घर में कोई माजूर फ़र्द हो सकता है उस घर में कोई ऐसी बच्ची हो जिसकी शादी नहीं हो पाई और वो ज़ाहिर है उसकी कोई ख़ता भी नहीं है लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, अब वो डिपेंडेंट है अपने भाइयों के ऊपर, भाभीयों के ऊपर। तो जिस घर में ऐसे अफराद होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं आपके, या जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को अपनी रहमतों से भर देता है। और देखिए जब बात कुरान की या हदीस की आ जाती है तो बहस की गुंजाइश नहीं होती, हमें उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि आपको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दे दी कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो बाइस रहमत है। अब दूसरी बात ये कि जब बुज़ुर्ग घर में होते हैं तो उनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर पेरेंट्स जॉब पे जा रहे हैं दोनों, तो बच्चे इग्नोर नहीं होते। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तरबियत जो है उनकी नानियों ने की है, उनकी दादियों ने की है, लेकिन वो इतनी आला तरबियत की है कि उसमें कोई कमी नहीं है किसी मोहब्बत की या किसी और ऐसे पॉइंट की कि जिसकी वजह से वो शख्सियत में कोई कमी नज़र आ रही हो। सबसे अहम चीज़ जो बच्चे की शख्सियत में होती है वो मोहब्बत होती है, चाहे वो उसको उसके बुज़ुर्गों दादा दादी की तरफ से मिल रही हो या उसके वालिदैन की तरफ से मिल रही हो। बच्चों को लिपटाना चिपटाना, मैं बार बार इसलिए ये बात कह रही हूँ कि ये वो खला होता है बच्चों की शख्सियत में जो कभी पुर नहीं हो पाता उन बच्चों की शख्सियत में जिनके पेरेंट्स उन्हें प्यार नहीं करते। आप अपने बच्चों को हमेशा अपना लम्स दें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनको इज्जत दें, उनको रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल, आप बिल्कुल बचा फरमाइए फरहान साहिबा, सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले मोहब्बत का आंसर है, बिल्कुल मोहब्बत का आंसर है, वो होना चाहिए। मेरे पास एहसास दिलाएं कि आप इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल एक्चुअली खत्म हो गया हुआ है फरहाना साहिबा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी इस मौजू पर बात करेंगे, दोबारा से आपको तकलीफ देंगे, मधु करेंगे। बहुत शुक्रिया फरहाना साहिबा आपका, खुबैब क़यानी आपका बहुत शुक्रिया, बीना साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मौसमी फलों की तो बात करते हैं, मगर मौसमी फलों के साथ मौसमी बीमारियों का तोड़ किस तरह से किया जा सकता है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
जिस तरह से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपको टीज़र दिया था कि मौसमी फलों की बात हम करते हैं, मगर इसके साथ साथ मौसमी फलों के साथ मौसमी बीमारियां जो आती हैं उनका तोड़ किस तरह से किया जा सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह से फ्रेश आते रहते हैं फ्रूट्स, हमें अंदाज़ा होता रहता है कि कौन सा फ्रूट हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, कितना मुफीद होता है। जिस तरह से आजकल बहुत सारे नए फ्रूट्स आए हैं, लोग उसको इंजॉय भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, मगर उनका इलाज अपनी बीमारियों का उन फ्रूट से कैसे किया जा सकता है। जैसे मिठे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुझे पसंद है, लेकिन मुझे लास्ट में लगता है शायद इसमें कुछ कड़वाहट आ जाती है, और उस कड़वाहट का तोड़ क्या कर सकते हैं वो तो मैं पूछूंगी, मगर इसके साथ साथ ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि इन बीमारियों का तोड़ करने के लिए हमारे साथ कौन से लोग मौजूद होंगे। एक तो रौनक हमें तब नज़र आती है, हर वक्त तब नज़र आती है जब वीक में हमारे साथ आपा होती हैं, डॉक्टर बिल्किस, वो रौनक हमें नज़र आती है, वो कराची स्टूडियो में हमारे साथ होती हैं। थैंक यू सो मच आपा। आपसे मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ, नाराज़गी का इजहार मैं करूँगी आपसे, और इसके साथ साथ एक रौनक तब आती है जब माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ सेट पर मौजूद होती हैं, और आज तो वैसे बड़ी रौनक लगी हुई है जब आप देखेंगे डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सहर, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आई। चलिए सहर, आपसे आगाज़ करते हैं। आपा से मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ, इसलिए मैं आपा के पास बाद में अब जाऊँगी। आपा मैं नाराज़ हूँ आपसे तो अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जिस तरह से सीजनल फ्रूट होता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं, जैसे आजकल मिठे आए हुए हैं, लोग उसको खा भी रहे होते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को कड़वाहट इंक्लूडिंग मी मुझे महसूस होती है लास्ट पे, तो ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? इसके अंदर कौन कौन से ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए और सीज़न के किसी भी बीमारी के लिए अच्छे होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। बिल्कुल मैं इस बारे में बात करूंगी और बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगी, जिस तरह लास्ट टाइम। थोड़ा सादा अल्फाज में कीजिएगा, हमारे देखने वाले बहुत ही सादा लोग हैं। आई जस्ट वांट देम टू नो, मैं चाहती हूँ कि सबको ये पता लगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ग़िज़ाइयत क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम कहते हैं कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो दिफा का सिस्टम है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? बिकॉज इट इज़ लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, बॉडी से जितने भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी आपके पास बॉडी में जितने भी हार्मफुल रेडिकल्स बनते हैं उनको किल करने के लिए अल्लाह ताला ने जितने नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा किए हैं, कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ हमारे फूड्स में होते हैं। ये जो आपके मिठे होते हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होते हैं। हमारी बॉडी में ये जो खाने की तोड़ फोड़ का सब मैकेनिज्म चल रहा होता है, तो जब हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको बॉडी को, जिनकी ज़रूरत है, बॉडी जिनको कंज्यूम करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट डाइट्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रखे हैं ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। जो मिठे हैं इसमें आपके पास विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B9, ये तो फुली लोडेड है exactly, और सबके अलग 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 अपने फ़ायदे, इनकेस इंशाल्लाह अगर अभी हमारे पास टाइम हुआ हम सबके फ़वाइद पे बात करते हैं। चले आपा, मैं नाराज़ हूँ फिर भी आपसे बात करने लगी हूँ मैं अब। अच्छा, नाराजगी की बात बाद में बात करेंगे। हाँ चले, मैं अभी मैं सिर्फ मिठों के ऊपर ही बात कर लेती हूँ। आपा मुझे ये बताएं, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ बरसात के सीज़न में फूट पड़ती हैं और लोगों के पास डॉक्टर के पास जाने के अलावा उन्हें लगता है कोई हल ही नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने जो फ्रूट्स हमारे लिए फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, सीजन फ्रूट्स होते हैं, उनमें बड़ा इलाज होता है। तो मिठा कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ हमें डिफेंस दे देता है? देखिए, जिस तरह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसकी एक ख़ास बात है। वैसे इसको मीठे कहते हैं, लेकिन ये पर्शियन लाइम है जो कड़वा है। आपने कहा आखिर में कड़वाहट आती है, तो काली मिर्च के साथ अगर खाया जाए, उसको काट के फ़ौरन खाया जाए या उसका जूस फ़ौरन निकाल के फ़ौरन पिया जाए तो इतनी कड़वाहट नहीं होती। लेकिन हर कड़वी चीज़, जैसे नीम की छाँव बहुत ठंडी होती है, इसी तरह इसकी कड़वाहट हमारे बीमारियों के लिए कड़वाहट होती है, मगर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत मीठा होता है। शायद इसीलिए इसका नाम मीठे रखा है। और ये जिस मौसम में आता है, जिस मौसम से पहले ये आता है, उस मौसम में डेंगू, मलेरिया और ना बुखार, जिस्म का टूटना, ये सब फैला हुआ होता है।
तो हम जो नेचुरोपैथ हैं वो इसको दवा के तौर पर अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं कि आपने डेली करना है। अच्छा, ये आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ये डिटॉक्स नहीं करता हो। बाज़ चीज़ें होती है लीवर के लिए अच्छी होती है, बाज़ चीज़ें आपके आंतों के लिए अच्छी होती है, ये आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से तमाम वो जहरीले मादे जो हमने जमा किए हुए होते हैं उसको निकालने में आपकी मदद करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठे खाते हैं उसके बाद वो ड्राउजी हो जाते हैं, थोड़ा सा वो लथार्जिक फील करते हैं, तो इसका मतलब है उनकी बॉडी में डिटॉक्स जो मतलब कि जहरीले मादे वो ज़्यादा है। इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि जैसे कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि एप्पल के बारे में है वाकई वो बहुत अच्छा फल है, लेकिन फलों में अगर देखा जाए तो मीठा जो है वो सरदार है उस चीज़ का कि ये आपके जिस्म में कोई भी जहरीले मादे रहने नहीं देता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपा, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में अभी डेंगू के मुतालिक में बात की, आपको पता है कि डेंगू कितना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और तमाम बड़े ऐसे शहर हैं, ख़ासतौर पे कराची है, पेशावर, रावलपिंडी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मुल्क भर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है, ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, तो डेंगू जिस शख्स को है वो मीठों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है? मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इसको इस तरह जैसे इसको बीच से इस तरह करके, ठीक है, ठीक है, ये आपने काटा और अगर आप चाहें इस पे कुछ डालना तो डाल दें, नहीं तो आप इसको चम्मच से ऐसे करके खा लें। अच्छा। ये खाने का तरीका इसका ऐसा होता है, बजाय जूस ने कहा इसको ऐसे करके, ये देखें। ओके, जितना इस पे और जब इस तरह करके खाया जाएगा तो आपको कड़वा नहीं लगेगा, ठीक है। या इसका जूस आपने निकालना है, जूस निकाला उसी वक्त पी लिया। आपने क्या, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहुत सारी चीज़ें लेके उनको काटते हैं और ना फिर एक साथ खाना शुरू करते हैं। ये जितनी देर अपने खौल से बाहर आएगा इतना कड़वा होता जाएगा, जितना अपने खौल में रहेगा इसकी मिठास कम नहीं होगी, ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको काट के हमने रखा 5 मिनट होने लगे, क्योंकि इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज बहुत है, तो इसको काट के रखना नहीं चाहिए, रख के पीना नहीं चाहिए, इसको कंज्यूम फ़ौरन कर लेना चाहिए। जितना जल्दी कंज्यूम करेंगे इतना आपको फ़ायदा होगा। और 1 से 2 मीठे, मेरी आदत है कि मैं अपने बच्चों को भी जैसे ही मीठे आना शुरू होते हैं और जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक मैं जो है ना मीठे का इस्तेमाल करती हूँ और अपने बच्चों को भी करवाती हूँ। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इनकी कड़वा होता है तो बच्चे पियेंगे नहीं। भाई देखिए, मैं माओं को कहती हूँ कि आप एक जूस निकालें और फ़ौरन पिला दें। 1 से 2 मीठे बच्चों के लिए काफ़ी होते हैं। आप यकीन करें, आगे सर्दियाँ आने वाली है, ना नज़ला होगा, ना फ्लू होगा, ना एस्थमा का अटैक होगा, डेंगू से तो बचाएगा ही बचाएगा। और इसका एक्सटर्नल यूज़ भी इतना ही अच्छा होता है कि अगर रात को बच्चों को वैसलीन के साथ ये मिला के लगाया जाए तो इससे भी उनकी प्रोटेक्शन होती है। ज़बरदस्त। बेसल एसेंशियल ऑयल मीठे, हाँ जी। आपा एक कॉलर भी ले लें साथ साथ, हम, मैं कह रही हूँ आपसे बात होती रहेगी, सार से बात होती रहेगी, कॉलर भी ले लेते हैं। हमारे साथ आमिर कॉलर मौजूद है सऊदी अरब से, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई आमिर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस सुन रही हैं, आप बात कीजिए। डॉक्टर साहब भी सुन रही हैं। जी मैं सऊदी अरब मक्का से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा अक्सर पाँव जो है सो जाते हैं, बस इसके बारे में जानना चाहता था। आपका वजन कितना है मेरे भाई? वजन तकरीबन 95 है। और उम्र क्या है आपकी? उम्र 30 साल है, 95 kg आपका वेट है। चलें ठीक है, हामिर पूछ लेते हैं हम। हमारे साथ हिना भी कॉलर है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। हिना, क्या जानना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा है तकरीबन 5 साल के पास है। ठीक है। उसकी बैली में बहुत ज्यादा पेन रहता है, कुछ भी खा लेता है तो उसकी बैली दर्द करने लग जाती है। और दूसरा ये कि उसकी हड्डियां, घुटने वगैरह और कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है। अच्छा, आपने डॉक्टर को चेक कराया है? हाँ जी, बस वो यही कह रहे कि इसको वीकनेस है। वीकनेस, और ये कब से चल रहा है? जो हड्डियों का मसला है ये तो अभी तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं कि कह रहा है मेरी कमर में दर्द है, और कुछ खेलता है या कुछ भी करता है ना, बहुत ज्यादा थकावट इसको महसूस होने लगती है। ठीक है, थैंक यू सो मच हिना। अभी जान लेते हैं, आमना हमारे साथ बहावल नगर से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आमना, आपका क्या सवाल है?
जी अस्सलाम वालेकुम सरबत आपकी। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने डॉक्टर बशीर से बात करनी है। जी जी बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। माजरत के साथ भैया आमना, आपने ना, आप दोबारा अगर कॉल करनी है तो आपने अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करना है, फिर आपने कॉल करनी है। आप मैं आपकी रेमेडी की तरफ आती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब चावला, जिस तरह से मेरे भाई ने सऊदीया से कॉल की, उन्होंने कहा कि उनके पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल रहते हैं। 95 kg उनका वेट है, 30 ईयर्स उनकी एज है। 30 उनकी एज है, 95 उनका वेट है। तो आइडियली तो मेडिकल हिस्ट्री के बगैर उनको नहीं बताया जा सकता कि उनका डायग्नोसिस क्या है। लेकिन जो विटामिन सप्लीमेंट इसके लिए ज़रूरी है ना, ये जो सो जाते हैं इसको आप कहते हैं नमनेस, पेरिस्थीसिया यानी एबनॉर्मल सेंसेशन, इसके लिए आपके पास विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन और B1 थायमिन सप्लीमेंट्स होते हैं। ये मेडिकली न्यूट्रिशनली रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके पास नमनेस और पेरिस्थीसिया के लिए होते हैं। अगर ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है तो जब तक मेडिकल हिस्ट्री नहीं लेते प्रॉपर उस तरह तो प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो जिन खातून की कॉल आई थी जो अपने बेटे का इशू बता रही थी, वो तो क्लियर कट प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है। जो बच्चा है वो न्यूट्रिशनली वीक है, इसी वजह से उसको वीकनेस भी है, लेथार्जी भी है। वीकनेस और लेथार्जी जो है वो आयरन की कमी से भी हो सकती है। जो सारे आपके बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन होते हैं, जो अभी स्वीट लाइम की बात हो रही है, उनकी कमी की वजह से भी होती है। इन पर्टिकुलर B1 आपका, B3 नायसिन आपका, B6 आपका, B9 फॉलिक एसिड। तो उस बच्चे को तो डेफिनेटली विटामिन सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद अ हेल्दी डाइट। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो बच्चा एनीमिक हो एंड ही हैज़ टू टेक द ट्रांसफ्यूजन्स बिकॉज इतने छोटे बच्चे में है। और ये जो मिठे की भी बात हो रही थी कि आप इसको बाहर रखते हैं तो ये कड़वा हो जाता है, उसकी रीज़न ये है कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की बहुत 5-6 कैटेगरीज होती हैं। उसमें से हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में आज बात करनी है। इसमें जो मिनरल्स हैं उसमें आपके पास आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम आ जाता है। कोई भी ऐसा फल जैसे सेब भी जो आयरन से लोडेड होता है और जब आप उसको ज़्यादा देर बाहर रखते हैं तो उस पर जब हवा पड़ती है उसकी ऑक्सीजन उस पर ज़्यादा, ऑक्सीजन का एक एटम ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इस वजह से उसका कलर भी चेंज होता है, टेस्ट भी चेंज होता है, दोबारा से फॉरेन कंज्यूम करना होता है। एयर कॉन्टैक्ट जो है वो आपने कम रखना होता है। मोर ओवर हमारी बॉडी में जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, स्वीट लाइम इतना लोडेड है विटामिन सी में कि वो हमारी बॉडी की 20% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा काम ही वुंड हीलिंग में हेल्प करना है। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप हमें 3-4 चीज़ें हैं वो सारी आपको एक साथ बता रही हूँ। एक तो डेंगू के हवाले से, जो डेंगू के मर्ज़ पे मुब्तला है हमारे बहन भाई, उनके लिए क्या इलाज हो सकता है। दूसरा, एक बहन ने पूछा उनका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहता है, उसके लिए क्या होना चाहिए। और बाकी जितने भी सवाल थे वो सारे आपसे पूछ लेती हूँ मैं। जी जी मैं बता देती हूँ। डेंगू के लिए सबसे पहले, डेंगू के लिए देखिए क्या नाम है, एप्पल जूस में लाइम निचोड़ के पीना भी बहुत अच्छा होता है, पपीते के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसके साथ हर्बोलॉजी में अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है। नीम के पत्ते, मगज़, करंजुआ और काली मिर्च। नीम के पत्ते 60 ग्राम लेना है, मगज़ करंजुआ 30 ग्राम लेना है और 10 ग्राम काली मिर्च लेना है। इसको पीस कर पाउडर बना लें। आपने इसको तकरीबन 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार लेना है। ये बुखार के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिस्म टूट रहा होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, मलेरिया के लिए भी बहुत अच्छा है और डेंगू के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक और रेमेडी है कि काला जीरा और गुड़ हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लें और इसको मल्टीपल टाइम्स अ डे थोड़ा थोड़ा आप इसको लेते रहें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे की वालदा थी उसने कहा था कि उसके नाफ में वो बहुत ज़्यादा बेली बटन में दर्द बताता है बच्चा और लथार्जिक है, और उसके बाद भी जो उन्होंने कहा था कि कमज़ोरी है, तो उन दोनों के लिए मैं बता देती हूँ। हालून के बीज 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर पी लीजिएगा तो ये हमारा नेचुरल मल्टीविटामिन बन जाएगा, जो उसके ग्रोथ हार्मोन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, उसके लथार्जिकपन के लिए भी बहुत अच्छा, जैसे लथार्जिक है बच्चा उसके लिए भी बहुत अच्छा एक्टिव हो जाएगा। और 1 चम्मच तेल दिन में 2 बार खाइएगा। अच्छा, उसके अलावा क्या करना है कि उस बच्चे के जिसके बैली में बहुत दर्द होता है, जैसे अभी मैंने ये मीठा काटा था, इसी तरह आपने प्याज काटना है। प्याज काट के बैली पे रख के बच्चे को 5 मिनट के लिए उल्टा लिटा दें।
प्याज की भी एक खुसूसियत होती है कि जितनी भी बॉडी में कसाफतें हैं या हमारे आंतों के जो मसले हैं उसको हल करने में वो मदद करता है। हम नेचुरोपैथ ये मानते हैं कि नाफ जो है टल जाती है, ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, बहस में नहीं पड़ना, कुछ पैथी इसको मानती नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं जिनकी नाफ बार बार उतर जाती है तो वो भी ये वाला नुस्खा कर सकते हैं। 3 दिन कीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा और बच्चे को भूख भी लगेगी, बच्चा खाना भी खाएगा। और बच्चे का एक और टेस्ट ज़रूर करा लें, विटामिन D3 का भी करा लें। और मक्खन जो है उसका इस्तेमाल, देसी मक्खन का इस्तेमाल बच्चों को लाजमी कराना चाहिए। मार्जरीन की मैं बात नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा आपा, मेरी एक बहन ने पूछा था कि वो 18 साल की हैं मगर उनका अगर वेट 52 है तो उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है, और अपनी जो मैरिड सिस्टर का उन्होंने पूछा था कि शी इज़ 26 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो दोनों बहनें, आप क्या करें? अच्छा देखिए, जो कह रही थी कि उनको ज़्यादा लगता है तो उनकी हाइट कितनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हाइट के हिसाब से बताया जाए कि वेट क्या है। उनके लिए मैं एक रेमेडी ऐसी बता देती हूँ जिससे कि उनको नुकसान नहीं होगा। आपने जैसे हम चाय बनाने के लिए पानी गर्म करते हैं, नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी दिन में 2 बार खानों से पहले सिप सिप पी लिया करें। उससे जिनको मोटापा, जो समझती हैं कि वो मोटापा है, उसमें उनको फ़र्क आएगा। और जो कह रही थी कि जो जर्नल वीकनेस का कह रही थी, तो अभी मैंने हालून के बीज बताए थे। अपनी एज के हिसाब से 1 टेबल स्पून तक भी वो दूध में डाल के पी सकती है, या सागुदाना पानी में उबाल के। सागुदाने को कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल ना करें, उसको पानी में उबालें। उसकी खुद की कैल्शियम इतनी ज़्यादा होती है, उसको पानी में उबाल के कंज्यूम करें तो इससे जो है जो मतलब वो कह रही कि उसको वीकनेस है तो इंशाल्लाह उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे मेरे एक भाई जो जनरल स्टोर अपना खुद रन कर रहे हैं, मगर वो बता रहे हैं कि उन्होंने थ्रेडिंग करवाई और उसके बाद फेस भी उनका काफ़ी ख़राब हो गया है, ब्लैक से स्पॉट्स आ गए हैं, तो मुख्तलिफ मल्टीपल क्रीम्स भी। जी आप बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैं उनसे ये कहूँगी, पहले वादा करें, ना दूसरों को फार्मूला क्रीम देंगे ना खुद लगाएंगे। सही है। तो फिर मैं इनको बताऊंगी कि क्या करना है। पहले उनसे वादा लेना पड़ेगा, ना गलत काम करें, क्योंकि अल्लाह का एक वो होता है कि आप जो चीज़ सामने मारेंगे वो वापस आपके पास भी आएगा। पहले उनको वादा करना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन कैसे नेचुरोपैथी में रिपेयर होगी मैं बताऊंगी। बस ये मेरे भाई जिन्होंने पूछा था, अभी डॉक्टर साहब फिर इसका जवाब ले लें कि अभी सजा के तौर पे जवाब नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उनको ये बताना ज़रूर चाहूँगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा था थ्रेडिंग के बाद उन्होंने पॉलिशर किया था। पॉलिशर में आपका वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और उस वजह से डेफिनेटली जब जैसे हम ख़वातीन भी जब पॉलिश वगैरह में जाती हैं तो वो पॉलिशर का आपको बताते हैं कि आपको डाइल्यूट चाहिए, यानी कम क्वांटिटी में चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, तेज़ चाहिए जी, फ़ौरन आपने चिट्टा होना है। तो उन्होंने शायद वो ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ कर लिया, वो फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला क्रीम्स, और सबको रिकमेंड भी करें। तो मेरे भाई एहतियात कीजिए। वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान होता है, तो जो लोग लेके जा रहे हैं वो भी थोड़ी एहतियात करें। अच्छा आपा, मुझे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा फ़नी वे में भी ये चला जाता है, कहते हैं कि जो हामला ख़वातीन होती हैं अगर मीठे का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी हो जाती हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको मीठे का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इसकी क्या वजह है? अच्छा, शुरू के 3 महीने नहीं करना चाहिए। शुरू के 3 महीने मैं खुद कहती हूँ कि फलों का जो मतलब कि फलों का रस इतना अच्छा नहीं होता, फल खाना अच्छा होता है। 1 से 2 तो हामला ख़वातीन खा सकती हैं। और दूसरी बात है कि उस 3 महीने के बाद जो आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन देते हैं वो सब इसमें मौजूद होता है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें बेचारे मीठे का कोई कसूर है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो आपका मीठा होता है इसमें आपके पास फॉलिक एसिड होता है, और जो पहले 3 महीने होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें बच्चे का न्यूरल ट्यूब बनता है। अगर आपके फॉलिक एसिड की क्वांटिटी ठीक नहीं होगी ना तो आपका न्यूरल ट्यूब ठीक बनेगा ही नहीं। तो मीठा आपको खाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रस प्रेग्नेंट औरत को क्या, रस वैसे भी नेचुरल फ्रूट जूसेस नहीं लेने चाहिए। जब आप जूस निकालते हैं आप उसका सारा फाइबर, वो मादा जो आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आप सिर्फ पल्प और शुगर ले रहे हैं। किस ट्राइमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर, 2nd में, किस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टार्ट से करना चाहिए। उसमें आयरन है, वो आपको चाहिए। डेली कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल कोई भी फ्रूट, 2 या 3, कोई भी फ्रूट, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सारे बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बायोटिन है, नाइसिन है, राइबोफ्लेविन है, फॉलेट है, आपका
थायमीन है, विटामिन सी है, फॉलेट के तो सप्लीमेंट्स डॉक्टर्स खुद पहले 3 महीने, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बड़ा कॉमन नॉलेज है कि पहले 3 महीने डॉक्टर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड के अलावा कुछ देते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे की न्यूरल ट्यूब डेवलप होनी होती है। तो कोई ऐसा फ्रूट जिसमें फॉलेट है वो बच्चे के लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है? ठीक है। अच्छा आपा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे गर्मियाँ भी चल रही हैं और लोगों को स्टमक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर मैदे की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें मीठे का इस्तेमाल हमें कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से करना चाहिए? 2 से 3 मीठा रोज़ाना खाएं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कि मतलब कि इसका ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, बाज़ लोग जिनके बॉडी में टॉक्सिक ज़्यादा जमा हो जाते हैं, स्पेशली जो फैटी लीवर के लोग होते हैं, वो अगर जैसे फल खाते हैं तो उनको थोड़ी सी ड्राउजीनेस होती है। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसका मतलब है कि ये फल दवा के तौर पे काम कर रहा है। कुछ लोग फिर इसलिए छोड़ देते हैं कि जैसे ही मैंने मीठा खाया तो मुझे अजीब सी घबराहट शुरू हो गई, या मेरे ना लीवर की तरफ दर्द शुरू हो गया। ये 2 से 3 दिन रहेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इसके साथ तो वो भी सबसाइड हो जाएगा, और आपकी बीमारी जो है उसको भी आपकी बॉडी से निकालने में ये फल आपकी मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिल्किस आपा, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। और डॉक्टर सहर चावला, आपकी भी आमद का बेहद शुक्रिया। और जो लोग फल खाते हैं डेफिनेटली उनको इनके फ़ायदे भी पता हैं, और जो एक कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो मौसमी फल जो होता है कोई भी नुकसानदेह नहीं होता, और हर वो चीज़ नुकसानदेह होती है जो आप ओवर क्वांटिटी में खा लेते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। इत्तेदाल पसंदी के साथ खाएं, चाहे मौसमी फल खा रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए सुबह सवेरे पाकिस्तान से, और हमारे आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।